सफ़र में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है, अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम, अक्सर ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। इसी अच्छे से कोट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी फिनिश हो गई है। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब जो कानून के द्वारा बनाई गई है, जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो बहुत इफ़ेक्टिव भी है, ठीक है, जिसने बहुत रिजल्ट्स भी दिए हैं। तो ह्यूमन राइट कमीशन देखेंगे, पहले देखेंगे थोड़ी इसकी हिस्ट्री देखेंगे। तो आपको बता दिया मैंने कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब बनी थी? 12 अक्टूबर 1993 को बनी थी। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो ओके, अब देखो ये क्या करता है, जो देश में जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसका एक वॉचडॉग है कि किसी के राइट्स का कुछ हनन तो नहीं हो रहा, मतलब उसको राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो देखो ये शुरुआत कैसे हुई, आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2। तो जब हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बना, ठीक है। फिर ईयर 1948 में यूनाइटेड नेशन ने 10 दिसंबर को अडॉप्ट क्या किया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। मतलब कुछ ऐसे राइट हैं जो हमको इंसान होने, जब हम इंसान होते हैं, बीइंग ह्यूमन हमको मिलते हैं, तो वो हो गई ह्यूमन राइट्स, ठीक है, 1948 में। उसके बाद इंटरनेशनली एक और पेरिस प्रिंसिपल जो क्रेडिबल नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बनाए 1991 में। 1993 में यूनाइटेड नेशन ने भी उन पेरिस प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया। उसके बाद इंडिया के ऊपर काफ़ी जो एक प्रेशर था कि इस तरह से बॉडी इंडिया में भी होनी चाहिए। तो 28 सितंबर 1993 को प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, क्योंकि सेशन में नहीं होगा राज्यसभा लोकसभा, तो एक ऑर्डिनेंस पास किया। बाद में उसको पार्लियामेंट से भी अप्रूवल मिली और 1993 में एक्ट आया। और इससे क्या बना, आप देखोगे 12 अक्टूबर को क्या बनी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनी, ठीक है। इस एक्ट से स्टेट में भी ह्यूमन राइट कमीशन बनी, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में भी है। तो ह्यूमन राइट डे जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया गया था। ओके, आगे देखेंगे हम इसका ह्यूमन राइट्स कमीशन का स्ट्रक्चर। तो आप अगर देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तो इसके स्ट्रक्चर में जो है 13 मेंबर्स होते हैं। तो 13 मेंबर्स होते हैं। एक होता है आपका चेयरमैन। अब चेयरमैन कौन हो सकता है? तो ध्यान रखना, पहले 2019 से पहले जो चेयरमैन था ना, वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकता था। लेकिन क्योंकि हमारे, आपको पता है अभी 47th चीफ जस्टिस हैं मिस्टर बोबड़े, ठीक है। 46 कौन थे? मिस्टर गोगोई जी। ओके, तो अभी हम क्योंकि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरमैन बनते थे, तो चेयरपर्सन बनते थे, तो उसमें थोड़ा डिले होता था क्योंकि इतने चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं हो पाते। तो उसमें चेंज करके कर दिया है कि अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज भी मेंबर बन सकता है। इसके अलावा 2 मेंबर और होते हैं, या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहे हों, ठीक है, तो वो हो सकते हैं। उसके बाद 3 मेंबर और होंगे जिनको ह्यूमन राइट्स का काम करने का एक्सपीरियंस है। उसमें से एक मेंबर जो है वो फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। ये जो तीनों मेंबर्स हैं इनको ह्यूमन राइट्स में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो अमेंडमेंट जो है ना, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है, बट मैं उन अमेंडमेंट को अभी डिस्कस नहीं कर रहा, आप कंफ्यूज हो गए। तो अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है 13 मेंबर होते हैं। मैं बता रहा हूँ 13 कैसे होते हैं। एक चेयरमैन, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 दूसरे मेंबर होते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, और एक पुराना सी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो रहे हो वो हो सकते हैं। उसके बाद 3 मेंबर और होते हैं जिनको ह्यूमन राइट में काम करने का एक्सपीरियंस हो। 3 में से एक फीमेल होनी चाहिए। तो भैया कितने मेंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हो गए आपके। उसके बाद क्या है, जो दूसरी जो कमीशंस हैं, बैकवर्ड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, फॉर SC, फॉर ST एट्सेट्रा, उनके मेंबर एक्स ऑफिशियो यहाँ पे मेंबर बन जाते हैं। उनके जो चेयरमैन होते हैं वो यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं। जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का SC, ST, माइनॉरिटीज 4 हो गई, 5 6 7, ठीक है। वुमेन कमीशन, नेशनल ST ST कमीशन,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, चीफ कमिश्नर फॉर ये जो डिसेबिलिटीज़ के लिए होते हैं वो, और एक चाइल्ड राइट्स की जो कमीशन होती है वो। तो कितने मेंबर हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 यहाँ हो गए और 6 यहाँ हो गए थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 13 मेंबर हो गए आपके टोटल। अब ये तो मैंने आपको बताया कि एक्स ऑफिशियो होते हैं, मतलब कमीशन में चेयरपर्सन बनोगे तो यहाँ भी बन जाओगे, लेकिन जो बाकी के जो मेंबर्स हैं तो ये आपके 13 मेंबर हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, अब ये जो बाकी के जो मेंबर हैं उनको सिलेक्ट कौन करता है? तो इनको सिलेक्ट करने के लिए कमीशन होती है, उस कमीशन में 6 मेंबर्स होते हैं। तो कौन होते हैं? देखो, एक तो आपके ये कमीशन में, इधर आ गए हम, देखो आप देखो, एक तो आपके होते हैं 6 मेंबर होते हैं। अब 6 कौन कौन होते हैं? एक तो आपके होते हैं पीएम, ठीक है। दूसरे आपके होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, तीसरे होते हैं आपके यूनियन होम मिनिस्टर। उसके बाद आपके आ गए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, 4 हो गए। और बाकी लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेस में जो वो भी मेंबर होते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ। एक तो हो गए आपके पीएम, दूसरे हो गए आपके होम मिनिस्टर। फिर आप आ जाओ लोकसभा में, तो लोकसभा के स्पीकर हो गए, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के जो स्पीकर तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो उनको नहीं लेंगे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ले लिया। तो 1 2 3 4, अब अपोजिशन के भी तो लेंगे, तो लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ से? लोकसभा से। लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ से? राज्यसभा से। तो ये हो गए 6 मेंबर, ठीक। अब इनकी बात रही टेन्योर की। तो जो टेन्योर क्या होता है? 3 साल या फिर 70 साल, जो पहले हो जाए वो। रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव कर सकते हैं इनको, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द चार्जेस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। और ये दोनों मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। उसके बाद वो जो बॉडी इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी माइंड और ये सब तो वो तो है ही, ठीक। लेकिन उसके ये कब होंगे? जब इनकी इंक्वायरी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ जो आपने आरोप लगाए हैं मिसबिहेवियर के, इनकेपेसिटी के, तो वो आरोप सही है, तभी जो है वो इनको हटाया जाएगा, ठीक है। कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? जो रिकमेंडेशन ये देते हैं ना वो बाइंडिंग नहीं होती। अभी हम फंक्शंस में देखेंगे तो और हमको समझ में आएगा, ठीक है। बट इसके बावजूद भी जो एनएचआरसी की रिकमेंडेशन होती हैं वो सरकार के लिए ना मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एनएचआरसी जो रिकमेंडेशन देता है ना, सरकार के ऊपर बहुत दबाव होता है, वो मानना ही मानना है। तो ऐसा लिखा है, बट मानते हैं वो। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट बी कंसीडर्ड अंडर एनएचआरसी जुरिस्डिक्शन, मतलब ये थोड़ा प्राइवेट पार्टीज का लिमिटेशन है। उसके बाद एक आर्म फोर्सेस में भी कुछ मैटर्स होते हैं जो एनएचआरसी वहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन है उसकी। उसके बाद ध्यान रखना कि एनएचआरसी ऐसे केसेस को नहीं ले सकता जो 1 साल से पुराने हैं, ठीक है, जो एनोनिमस हैं, सूडो एनोनिमस हैं और वेग हैं, मतलब क्या है? बेनामी है, तो बेनामी केसेस को नहीं लेता, ठीक है। तो ये आपके जो सर्विस मैटर के केसेस है तो वो तो ह्यूमन यूपीएससी और ये सब देखता है, तो ये है। तो बेसिकली आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि 1 साल से पुराने केस नहीं लेता। अब आप इसकी फंक्शंस में आ जाओ, तो फंक्शंस में आप आओगे तो ध्यान रखना इसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, ठीक है। सिविल कोर्ट के पास पावर होती है इसके पास। ये किसी को भी बुला सकता है, उसको एविडेंस के लिए बोल सकता है, ओके। उसके बाद किसी भी जेल में जा सकता है, वहाँ पे जो कैदी हैं उनकी कंडीशंस देखने के लिए। तो इस तरह से है। इन्वेस्टिगेट अपनी जो सू मोटो या फिर एक पिटीशन खुद से भी चेक करने जा सकता है कि क्या वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, या फिर कोई अगर कंप्लेन मिलती है तो भी जा सकता है। पावर टू इंटरफेयर इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। तो कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है तो वहाँ पे भी कर सकता है। तो इस तरह से इसके ये फंक्शन हो गए। तो हमने देखो एक बेसिकली मैंने आपको बताया था मेजर जनरल हम हमारे लेसन्स में पढ़ते हैं, तो आप देखोगे हमने बेसिक जो डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया। तो पहली बात, ह्यूमन राइट कमीशन है हमारे यहाँ। कब बनी? 1993 में बनी, 12 अक्टूबर को। क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई? इंटरनेशनल प्रेशर था यार, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आ गया, पेरिस प्रिंसिपल्स आ गए, तो एक प्रेशर भी था और हमको खुद भी करना था, ठीक है। तो इसलिए हमने किया। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। स्ट्रक्चर में 13 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन होता है, उसके बाद 3 जुडिशियल मेंबर दूसरे होते हैं, एक उसमें महिला होती है। 1 2 3 4 5 और 6 कौन बनाएंगे? एक सुप्रीम कोर्ट का जज और ले लो और एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट,
के रहे हैं वो ले लो। तो कितने हो गए, 1 2 3 और ये 3 और 3 6। फिर 7 मेंबर दूसरे हो गए आपके, तो वो 7 मेंबर कौन से हो गए, जो कमीशन से हैं, SC ST माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लास चाइल्ड राइट, वो एक्स ऑफिशियल मेंबर हो जाते हैं। टेन्योर 3 साल का रहता है या फिर 70, तो ये इस तरह से है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था अभी 2019 में रीसेंट चेंजेस हुए, तो वो चेंजेस देखो क्या हुआ है। तो देखो पहले क्या था कि जो चेयरपर्सन था वो सिर्फ क्या होता था, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही हो सकता था। लेकिन मैंने आपको बताया इसमें बड़ा डिले हो जाता था क्योंकि ऐसे बंदे बहुत कम थे। तो अब क्या कर दिया कि द बिल अमेंड्स दिस टू प्रोवाइड दैट अ पर्सन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज भी हो सकता है अब चेयरमैन। ठीक, उसके बाद दूसरे मेंबर जो थे आपके, कि उसमें क्या था कि 2 मेंबर्स होते थे। कौन होते थे, नॉलेज, जिसको ह्यूमन राइट्स में काम करने का प्रैक्टिकल नॉलेज हो। अब यहाँ 2 की जगह कर दिए हैं 3 और उसमें भी 1 कर दिए फीमेल। ठीक, एक्स ऑफिशियल मेंबर मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज और वुमेन, ये सब थी। अब क्या हो गया है आपका, अब जो है आपकी बैकवर्ड क्लास को भी इंक्लूड कर लिया। पहले बैकवर्ड क्लास नहीं थे, बैकवर्ड क्लास तो अभी भी बनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो चाइल्ड राइट्स हैं और दूसरे भी, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। फिर आता है टर्म, तो टर्म भैया पहले था 5 साल का, अब जो कर दिया है टर्म को 3 साल का, और 70 साल तो है ही है, पहले भी थी और अभी भी है। उसके बाद देखो आपका क्या, रीअपॉइंटमेंट। तो रीअपॉइंटमेंट ऐसा था कि भाई उनको रीअपॉइंटमेंट करेंगे तो एक 5 साल के लिए करेंगे। अब वो बाध्यता को हटा दिया है, मतलब 3 साल कार्यकाल रहा, उसके बाद वापस रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई 5 साल की बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ इतने साल के लिए ही करेंगे। एक ही अमेंडमेंट हुआ है सेक्रेटरी जनरल को लेके। तो पहले क्या था कि एक सेक्रेटरी जनरल होगा, हु शॉल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कमीशन, और वो वही काम करेगा जो उसको डेलीगेट किए जाएंगे। लेकिन अब ये कह दिया गया है कि सेक्रेटरी जनरल सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल काम करेगा एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शंस। ठीक है, चेयरपर्सन का कंट्रोल रहेगा ऑब्वियसली। तो ये हमको कुछ अमेंडमेंट हुए 2019 में, वो हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, तो उससे हमको और बेसिक क्लियर हो जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ से एक बार और रिवाइंड करके देख लो, फिर क्वेश्चंस पे आना। तो आपने रिवाइज कर लिया होगा, पॉज करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, NHRC इज द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट इन द कंट्री, एब्सोल्युटली ट्रू। और NHRC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा। करेक्ट ही पूछा है, हाँ, तो सी बोथ 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कुछ, 12 अक्टूबर 1993। तो ये 2 बार अमेंड भी हो चुका है, 2006 में और 2019 में, तो 2 बार इसको अमेंड भी किया है। आगे देखो आप कि इसमें पूछा है कि जो कमेटी होती है आपकी NHRC अपॉइंट, उस कमेटी में कौन होता है, तो स्पीकर ऑफ लोग, देखो मैं ऐसे यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। पहले तो PM, फिर आपके होम मिनिस्टर होते हैं, फिर आपके होते हैं स्पीकर लोकसभा के, डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा। तो यहाँ चेक कर लो, हो सही है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, PM और यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, तो सभी हो गए ये, तो फिर तो आंसर आ गया D। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स NHRC के कौन होते हैं, तो बैकवर्ड क्लास यस, चाइल्ड राइट यस, का चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी यस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यस, 4 होते हैं। इसके अलावा आपके जो हैं SC ST माइनॉरिटीज़ भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो आंसर इसका आ जाएगा, इसका आना चाहिए आंसर 1 2 3 और 4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चेयरपर्सन कौन हो सकता है NHRC का। तो देखो कौन हो सकता है, या तो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो B आंसर हो गया इसका। ह्यूमन राइट जो प्रोटेक्शन लॉ था वो कब पास हुआ, तो 1993 में पास हुआ। 28 सितंबर को जो है प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, बाद में इसको अप्रूवल भी मिल गया था। स्टैच्यूटरी बॉडी तभी बोलते हैं क्योंकि एक लॉ पास हुआ है।
सैलरी अलाउंस और दूसरी सर्विस कंडीशन कौन चेक करता है? तो प्रेसिडेंट मत लगा देना, सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करता है, ध्यान रखो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके। चेयरपर्सन जो होता है एनएचआरसी का वो कब तक ऑफिस होल्ड करता है? तो वो करता है 3 साल या फिर 70 जो उनकी एज हो जाए तब तक। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आप बता सकते हो मुझे पहले चेयरमैन कौन थे एनएचआरसी के? तो मिस्टर रंगनाथ मिश्रा थे। अभी जो चेयरमैन है वो एचएल दत्तू हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताना, आप खुद ढूंढना कि जस्ट एचएल दत्तू से पहले एनएचआरसी के चेयरमैन कौन थे। आपको बहुत जाना पहचाना सा नाम मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट में उसको ढूंढना, इंटरेस्टिंग है। एनएचआरसी में देखो एक तो चेयरमैन होता है, कितने मेंबर है ये पूछ रहा है। एक तो चेयरमैन है, उसके बाद जो है आपके 2 और जुडिशियल मेंबर होते हैं, और 3 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, और इसमें भी 3 में जो एक होती है वो फीमेल होती है। ओके, तो कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 5 6। तो द एनएचआरसी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स। सी आंसर आ गया इसका। कौन जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनएचआरसी? तो रिजोल्यूशन बाय पार्लियामेंट, ये देखो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तभी तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 2 बार अमेंड भी हुआ है, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कितनी बार एक्ट अमेंड हुआ है। आखिरी क्वेश्चन है कि एनएचआरसी स्टैट्यूटरी बॉडी है? हाँ जी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनएचआरसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो दोनों अपने आप में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो आंसर होगा बोथ 1 और 2। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे हो गए, हमने एनएचआरसी पूरा पढ़ लिया इन लेस देन 20 मिनट्स। ठीक है, तो आप ये स्पीड के बारे में कमेंट में मेंशन करें कि ये सही है। मैं समझता हूँ टाइम हमारा सेव होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम इतनी स्पीड में उसको करते हैं और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में आपके फीडबैक बताओ। मुझे बहुत कम आपसे जो फीडबैक बहुत कम मिल रहा है, पहले के मुकाबले मिल रहा है पर कम मिल रहा है। सो प्लीज़ सपोर्ट अस। ओके, थैंक यू।